अच्छा, पेपर 2 हम करेंगे फिलहाल ASALD के। और अभी ये जो पेपर हमारे पास है दैट इज अक्टूबर नवंबर 2022। ठीक है। अच्छा, पेपर 2 हमारे पास 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, 60 मार्क्स का पेपर है। चलो, क्वेश्चन 1 इज स्पीशीज सच एज अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। They have given us 3 polyatomic ions or molecular ions. इसमें कह रहा है ionic and covalent bonds both involve an electrostatic attraction between different species. Electrostatic attraction क्या होती है? It is the force of attraction between oppositely charged ions. Identify the species that are electrostatically attracted to one another in an ionic bond. तो आयनिक बॉन्ड में कौन सी दो चीजें होती हैं जो आपस में अट्रैक्ट हो रही होती है, वो आपको बताना है। तो आयनिक बॉन्ड में कैटाइन एंड एनाइन दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैटाइन्स एंड एनाइन्स। अच्छा, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है? जी अरीबा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सॉल्व किया हुआ, सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन किन दो चीजों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? लेट्स से इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकती ना, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स, तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन बिटवीन nuclei, positively charged nuclei of the bonded atoms and the shared pair of electron. ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, सिमिलरली क्लोरीन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाए हुए हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। So there is a force of attraction between positively charged nuclei of the bonded atoms and the negatively charged shared pair of electrons. It is in between positively charged nuclei. Nucleus की full plural है इस nuclei, because 2 nuclei are involved, ना 2 atoms हैं, there are 2 bonded atoms and shared pair of electrons. चले आगे बढ़े। So next part is complete table 1.1 to show the total number of protons and electrons in the molecular ions of ammonium ion, carbonate ion and phosphate ion. So, this one is easy, you just have to find the total number of protons and total number of electrons. So, total number of protons and total number of electrons वो equal होते हैं, but क्योंकि इन पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन्स हैं 7 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, देयर टोटल ऑफ 4 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन वुड बी 11। कार्बोनेट में इसी तरह कार्बन के पास देयर आर टोटल ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड 6, और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 है ना एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, जो 24 प्लस 6 इज 30, और फॉस्फेट में इसी तरह 47 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट हैज द होल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, टोटल प्रोटॉन जितने हैं उसमें से एक माइनस कर दो,
तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। इसी तरह कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, इट मींस उसने 2 गेन करे हुए ना इलेक्ट्रॉन, सो दिस शुड बी 32। फॉस्फेट पे -3 है तो इट शुड बी 50। सही है। आई होप ये बात तो सबको पता होगी। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट इज अमोनियम इज अ ब्रोंस्टेड लॉरिक एसिड। डिफाइन ब्रोंस्टेड लॉरिक एसिड। एसिड की डेफिनेशन, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, bases are proton acceptors। प्रोटॉन किसको कहते हैं? H पॉजिटिव आयन को, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन अमोनियम आयन इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अ पंजेंट गैस इज प्रोड्यूस्ड। देखो पंजेंट स्मेल जो होती है वो अमोनिया गैस की होती है। राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो अमोनियम आयन is heated with sodium hydroxide. So this is those same reaction in which ammonium salts, अगर आपको याद हो, ammonium salts they react with alkalis to produce salt water and ammonia gas। सही है। अब मुझे अमोनियम सॉल्ट पूरा तो नहीं पता कौन सा है, बट आई नो कि अमोनियम आइन है उसमें, एनाइन नहीं पता क्या है। और अल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्वस फॉर्म, इट इज अ सॉल्युबल अल्कली, तो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब जो सॉल्ट बनता है वो, जैसे सोडियम है तो उस अमोनियम के साथ जो एनाइन होता है उसके साथ सोडियम लगता है ना। अब एनाइन तो लेफ्ट पे भी नहीं दिया हुआ तो राइट पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सॉल्ट बनेगा ये सॉल्युबल सॉल्ट ही बनेगा, बिकॉज ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट आर सॉल्युबल। सोडियम ग्रुप 1 का है ना, इसलिए। अच्छा, साथ में बनना है वाटर। अब जो चीज एक्वस होती है सिर्फ वही आयनाइज होती है ना, वाटर और अमोनिया तो आयनाइज नहीं होगा। अमोनिया गैस फॉर्म में बन रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी थी, तो इसमें लेफ्ट साइड पे आयन्स कौन कौन से होंगे? अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि दोनों एक्वस हैं। राइट हैंड साइड पे यू विल हैव सोडियम आयन एंड वाटर। अच्छा, सोडियम आयन हम लिखेंगे नहीं बिकॉज दिस इज अ स्पेक्टेटर आयन, तो सेम सेम है ना, आयनिक इक्वेशन में वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा है क्या? वाटर एंड अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। क्लियर है ये बात? आती है ना आयनिक इक्वेशन बनाना? आगे बढ़े। आजमी, दिस इज नवंबर 2022 पेपर, पेपर 2 है, वेरिएंट 2। चलो, the nitrogen atom in ammonium ion is sp3 hybridized। sp3 orbitals form from mixing 1 2s and 3 2p orbitals। Sketch the shape of a 2s and 2px orbital on the axis in figure 1.1। अच्छा भाई, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है तो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जितनी आपको मालूम होनी चाहिए वो आपकी फिंगर टिप्स पे है, छोटा छोटा सा काम है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मिक्सिंग ऑफ individual energy orbitals to form combined energy orbital which are better spatially arranged। अच्छा, एक तो डेफिनेशन याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कार्बन की अगर हम बात करें, यूजुअली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी है ना, लेकिन नाइट्रोजन भी कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमें ये पता है कि कार्बन पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब भी वो बॉन्ड बनाता है, तो 2p3 हो जाता है। इसके 2s में वी हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2p3 में 2px में एक अनपेयर्ड होगा, 2py में और एक 2pz में।
देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब एक s और p के तीनों ऑर्बिटल आपस में मर्ज होते हैं, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, क्योंकि जो शेप होगा वो मॉलिक्यूल का होगा अबाउट कार्बन, इट वुड बी टेट्राहेड्रल फर्स्ट ऑफ ऑल, secondly there would be 4 bonded pairs and 0 lone pairs over carbon atom, वही जो हम शेप पढ़ते थे। इसी तरह दूसरी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दे आर 2s एंड एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। दिस इज sp2 hybridization. And how would we know whether a carbon atom or any other atom has sp2 hybridized? Because the shape would be trigonal planar, which have 3 bonded pairs and 0 lone pairs. और sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब एक s और एक p जो है आपस में मर्ज होंगे। एक ऐसे पता चलेगा जब शेप लीनियर होगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला, 2 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर। sp2 में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल से और sp3 में 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल से। ठीक है, बाय कंपाउंड्स डू हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका रीजन ये है इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। जो डेफिनेशन है ना उसी में इसका रीजन भी है, मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म कंबाइंड एनर्जी ऑर्बिटल्स व्हिच आर बेटर spatially arranged or better arranged with respect to position और location, ताकि बॉन्डेड एटम्स का इंटरेक्शन जो है वो दूर कम से कम हो, उनकी सेपरेशन जो है बॉन्डेड एटम्स की वो मैक्सिमम हो एक दूसरे के साथ। चलें क्वेश्चन की तरफ दोबारा। ओके, अब इसमें कह रहे थे नाइट्रोजन एटम इन अमोनियामाइन। नाउ ही इज डूइंग टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन एटम इन अमोनियामाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो सारी चीजें सेम ही रहेंगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इट मींस के एक s इसका और 3 p मर्ज होंगे। sp3 ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स। जैसे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। सो फॉर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या मर्ज हुआ है, 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो मर्ज हुआ, 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि sketch the shape of a 2s and 2px ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, अब s ऑर्बिटल दे आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप ना, और 2px x बनाना है तो x एक्सिस पे p का जो शेप होता है डंबल शेप वो बना दो। 2py 2pz तो नहीं कह रहा ना बनाने के लिए, सिर्फ 2px बनाने के लिए कह रहा है। तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है, वो आपको पता है कैसे बनता है, जो सामने बना हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ नहीं पूछना है उसने आगे क्योंकि नाइट्रोजन है, बट स्टिल क्वेश्चन स्टार्ट उसने ऐसे ही किया था। चले आगे। पार्ट डी में कह रहे हैं देयर आर मेनी नेचुरली अकरिंग हाइड्रेटेड कंपाउंड्स दैट कंटेन द एनाइन PO4 negative which is phosphate actually. Name the anion PO4 negative. अच्छा जी, अब देखो इफ यू रिमेम्बर बैक फ्रॉम योर ओ लेवल, आपने पॉलीएटॉमिक आइंस की एक अच्छी खासी लिस्ट याद की हुई होगी। मैं रिकॉल करवा देता हूँ, वही लिस्ट अभी भी आपको याद होनी चाहिए। लाइक यू हैव सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, एक होता है ना सल्फाइड, सल्फाइड लिखा हुआ है तो इट मींस के प्रोडक्ट टेबल वाले सल्फर की बात कर रहे हैं जिसका आखिर में IDE आता है। बट सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन दैट यू नीड टू रिमेंबर। और फिर था सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव। अभी जो सल्फेट और सल्फाइड है ना, इसमें हम लोग जो है ना थोड़ा सा, अब जो न्यू केमिस्ट्री है ना वो हेजिटेट करती है सल्फाइड कहने पे। देखो कहते हैं कि हम इतना ज्यादा क्यों खामखाई के नाम याद रखें।
तो सल्फेट जो है और सल्फाइड जो है, इसमें फर्क क्या है? इसमें एक ऑक्सीजन का फर्क है, जिसकी वजह से अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं ना दोनों में, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाएगी सल्फेट के अंदर, जो पहला वाला लेफ्ट पे एनाइन लिखा हुआ है, दिस इज -8 is equals to -2, x is equals to -2 plus 8, so this is +6। और सल्फाइड में आ जाएगी x और 3 -2 is equals to -2, -6 -2, x is equals to -2 plus 6, this is +4, राइट। तो हम ना सल्फेट दोनों को ही ना, अब न्यू केमिस्ट्री कहती है कि भाई दोनों को सल्फेट बोलो, और पहले वाले को सल्फेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की तो फिक्स है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो चेंज होती नहीं है, -2 रहती है। SO4 में सल्फेट की, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है तो उसको सल्फेट 6 बोलेंगे, और SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो उसको सल्फेट 4 बोलेंगे। तो सल्फेट 6 आइन और सल्फेट 4 आइन। तो न्यू केमिस्ट्री कहती है कि ऐसे नेमिंग करो। मुआज अगर 2p उस पुराने वाले क्वेश्चन में 2py भी पूछ रहा होता तो वो डॉटेड बना दे या लाइन से बना दो, डजंट मैटर, दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। डॉटेड बना दो तो ज्यादा बेटर, लेकिन वो एक ही उस पे बनाने के लिए देगा नहीं, वो अलग से फिर ना तीन अलग से एक ग्राफ देगा, उस पे कहेगा 2py बनाओ। इसी तरह अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें फॉस्फेट का पूछा हुआ था। देखो जिसी तरह सल्फेट होता है इसी तरह फॉस्फेट के भी दो आयन होते हैं, PO4 3 नेगेटिव एंड PO3 3 नेगेटिव। तो ओ लेवल में हम कहते थे लेफ्ट वन इज फॉस्फेट और राइट वन इसको हम कहते थे फॉस्फाइड विद ITE। लेकिन इसकी नेमिंग भी सल्फेट सल्फाइड की तरह करो जैसे ऊपर की हुई है। तो फॉस्फेट जो है इसमें अगर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो कितनी आएगी? यह आ रही है +5। और फॉस्फाइड में यह आ रही है +3। तो फॉस्फेट को PO4 को हम फॉस्फेट 5 कह सकते हैं और PO3 वाले आयन को हम फॉस्फेट 3 कहते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि आपको ना दो अलग अलग नाम बिला वजह में याद ना करने पड़े। बहरहाल अभी ये इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा न्यू चेंजेस नहीं है ये, तो इसमें टाइम लग रहा है लोगों को अडॉप्ट करते करते, कि हम फॉस्फेट फॉस्फाइड याद करने के बजाय दोनों को फॉस्फेट फॉस्फेट बोलेंगे, और एक को फॉस्फेट 5 और एक को फॉस्फेट 6। इसी तरह अगर आपको एसिड्स याद हो, जैसे एक होता है H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और एक होता है H2SO3, इसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो अब दोनों को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोला करेंगे। बस ये क्या है कि इसको पहले वाले को सल्फेट है ना इसमें, तो इसको सल्फ्यूरिक 6 एसिड कहेंगे, और दूसरे वाले को सल्फ्यूरिक 4 एसिड कहेंगे। तो ये तो कैम्ब्रिज अब इन चीजों पर शिफ्ट हो गया है, तो आप भी ट्राई करो कि इन्हीं चीजों को लिखो। चले आगे बढ़े। तो नेम दी PO4 3 नेगेटिव आइन, तो ये क्या है भाई? दिस इज फॉस्फेट, और फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें इज 5, so this is phosphate 5. Next is twoite is a soft hydrated mineral with Mr 243.5. The anhydrous form of mineral has a formula NH4 MgPO4. Calculate the number of molecules of water of crystallization in twoite. अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको निकालना है। इसमें देखो हमारे पास ना सॉल्ट्स दो तरह के होते हैं। अगर हमारे पास एक सॉल्ट लिखा हुआ है NH4 MgPO4, और इसके साथ अगर मैं इसी सॉल्ट को इस तरह से लिखूं NH4 MgPO4, और इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दूं,
अब कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे मैंने x लगा दिया। अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात कर रहे हो तो दैट वुड बी if you have 1 mole of salt, it has x moles of water molecules. But if you are talking about 1 molecule of salt, then 1 molecule x molecules of water. अब ये x की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो सॉल्ट जिसमें ये वाटर होता है, तो इस वाटर को हम क्या कहते हैं? दिस वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ crystallization. Salt with water of crystallization is known as hydrated salt. This is a hydrated salt. And salt without water of crystallization is known as anhydrous salt. And how can you make anhydrous salt from a hydrated salt? Simply by heating it. If you heat it, the water molecule will evaporate and you will get anhydrous salt. ठीक है जी, जैद अपना अलाउड नहीं लिखना ही ऐसे है। अब ये पूछोगे क्या फॉस्फाइड लिखना अलाउड है या नहीं, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट बेटर वुड बी के राइट सल्फेट 4 और सल्फेट 6 इंस्टेड ऑफ सल्फेट एंड सल्फाइड। देखो बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स दोज आर अट्रैक्टेड टू द सॉल्ट, दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टू द सॉल्ट, दे आर जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड, चिपक गया है उसके साथ, सॉल्ट के साथ, तो दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिस सॉल्ट पे, जैसे अगर मैं सिंपल सॉल्ट की एग्जांपल ले लूं ना, जैसे NaCl है, NaCl को अगर आप यूं करके लिखो XH2O, तो हम एक डॉट डालते हैं और XH2O जो लिखते हैं कि इसके साथ इतना पानी चिपका हुआ है, तो दिस वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दिस NaCl विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, ये अच्छा अभी कहाँ पढ़ा है, कौन से चैप्टर में मिलेगा? इनऑर्गेनिक में भी, और ओ लेवल से भी पढ़ते आ रहे हैं ना, ओ लेवल के ATP में भी हाइड्रेटेड सॉल्ट इतने टैकल किए हैं, और इनफैक्ट प्रैक्टिकल के पेपर्स में इतनी बार हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अगर नहीं पता फिर भी तो अभी लिख लो, और अब आई होप कि कभी इसका क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो। अच्छा जी, अब इसमें देखो वो क्या रहा है कि कह रहे हैं कैलकुलेट, अच्छा वो कह रहा है कि स्टूवाइट इज अ सॉफ्ट हाइड्रेटेड मिनरल विद MR ऑफ 245.3। The anhydrous form of the mineral as formula NH4। देखो जब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसका मोलिकुलर मास दे रहा है 245.3, मतलब दिस इज विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो MR आ रहा है वो गिवन है 245.3। इसमें वो पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो पहले एनहाइड्रस सॉल्ट का अगर फॉर्मूला देखें तो वो दिया हुआ है उसने NH4MgPO4, दिस इज विदाउट वाटर। तो इसका अगर मैं मास निकालूं तो वो मास कितना आएगा? इट इज 1 नाइट्रोजन 14 into 1, हाइड्रोजन 1 है 1 into 4, मैग्नीशियम 24। अच्छा ये 24 मतलब आप ना वो वाले लेना एटॉमिक मास है जो प्रोडक्ट टेबल में गिवन होते हैं, A लेवल वाले, फास्फोरस और ऑक्सीजन। टोटल इसका मास जो बन रहा है वो बन रहा है 14 + 4 अराउंड 137.3। 0.3 इसलिए क्योंकि ये 24 पॉइंट, ये सब ना मैंने उसमें लिया, डेसिमल में लिया, डेसिमल में लेना एटॉमिक मासेस जो गिवन है प्रोडक्ट टेबल में। तो ये मास बन रहा है सिर्फ सॉल्ट का। तो अगर मैं 240 जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है 245.3, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, अगर मैं माइनस कर दूं उसमें से एनहाइड्रस सॉल्ट का मास जो विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो सिर्फ पानी का मास आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू मास ऑफ वाटर ओनली, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है सॉल्ट के अंदर। समझ आई बात? इतना पार्ट माइनस कर दिया मैंने जो कि 137.3 था। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है, दिस शुड बी
240. यार ये 108. अब टोटल वाटर का मास है 108 ग्राम. अब वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं ना, तो मैं डिवाइडेड बाय 18 कर दूंगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल इज ऑफ 18 ना, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 108 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज 6. तो ये 6 मोल्स हैं. और अगर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बात करोगे तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट में 6 मोल्स ऑफ वाटर होंगे. 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, तो ये 6 होगा इसका आंसर. मतलब अगर इस सॉल्ट का फॉर्मूला लिखे NH4 Mg PO4, तो x की जगह पे क्या आना चाहिए 6. अगर मोल्स की बात करोगे तो दिस इज 1 मोल और इसमें 6 मोल ऑफ वाटर. अगर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट में 6 मोल ऑफ वाटर. 18 से इसके डिवाइड किया है क्योंकि वाटर का MR 18 है ना. देखो हमारे पास जो पूरा सॉल्ट है NH4 Mg PO4 XH2O, अगर मैं आपसे इसका पूरे का MR जो गिवन है 245.3, अगर मैं आपसे पूरे का MR निकालने के लिए कहूं तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास, मैग्नीशियम का मास, फास्फोरस का मास, ऑक्सीजन का मास, प्लस वाटर का मास. अब वाटर टोटल वाटर का MR है 18, तो 18 इंटू एक्स करोगे तो यहाँ से एक्स निकाला है हमने बस. सही है मावीन, आगे बढ़े. Okay. Next question is OH negative ions react with 2-bromo 2-methyl propane in SN1 reaction. तो SN1 SN2 reaction mechanisms हमने पढ़े हुए ना भाई. Nucleophilic substitution 1, nucleophilic substitution 2. The hydroxide ion reacts with 2-bromo 2-methyl propane in an SN1 reaction. अब SN1 reaction mechanism कब होता है? जब हमारे पास टर्शरी हैलोजेनो एल्केन्स होते हैं. और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कब होता है? जब हमारे पास प्राइमरी हैलोजेनो एल्केन्स होते हैं. तो इसमें वो कह रहे हैं ड्रॉ द मैकेनिज्म फॉर SN1 रिएक्शन ऑफ OH नेगेटिव आयन विद 2-bromo 2-methyl propane. अब 2-bromo 2-methyl propane बनाना पड़ेगा पहले आपको, इंक्लूडिंग चार्जेस, डायपोल्स एंड लोन पेयर्स. सब कुछ दिखाना है जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखाते हो. तो 2-bromo 2-methyl propane, propane means it must have 3 carbons in the longest chain. अच्छा, कार्बन पे ब्रोमीन भी लगा हुआ है, 2-bromo, सेकेंड कार्बन बनाना है इसको, और इस पे मिथाइल भी लगा हुआ है CH3, और प्रोपेन है तो स्ट्रेट चेन बनाने के लिए ये देखो मैंने ये देख के बना रहा हूँ ना जो इंटरमीडिएट किया हुआ है. यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे ही तो ब्रोमीन होगा, तो मैंने दोबारा से वो पीछे वाली चीज को देख के बनाया हुआ है. अच्छा, bromine is more electronegative, so it will have a partial negative charge. Carbon will have a partial positive charge. Shared pair of electron will move from carbon to bromine. अच्छा, ये क्योंकि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन डायरेक्टली अटैक नहीं करता पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को, और रीजन बीइंग बिकॉज इट हैज 3 alkyl groups directly attached to it which has a greater positive inductive effect. इसकी वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर हुआ होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन कैन नॉट डायरेक्टली अटैक इट. हाउएवर ब्रोमीन विल कीप पुलिंग द शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. तो ये वाला कर्ली एरो आपको बनाना है, इसका मार्क है. SN1 और SN2 में ये डिफरेंस है बेटा. SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हैपेंस व्हेन you are reacting primary halogenoalkanes, but if you are reacting tertiary halogenoalkanes, that tertiary halogenoalkane molecule will follow SN1 reaction mechanism. और SN1 reaction mechanism क्या है कि it is a multi-step reaction mechanism in which first carbon bromine bond breaks, a carbocation is formed. ये जो intermediate बने ना, this is known as carbocation.
and the positive charged carbon in this carbocation is attacked by hydroxide ion nucleophile. तो देखो न्यूक्लियोफाइल बनाने के भी मार्क्स हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल बनाओगे मेक श्योर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आपको हर हाल में दिखाना है। जैसे अगर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल बनाते हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया या फिर साइनाइड आयन हो गया, तो उसमें कार्बन पे लोन पेयर दिखाओगे। अमोनिया मॉलिक्यूल जब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो नाइट्रोजन पे दिखाओगे। इसी तरह ब्रोमाइड आयन अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्य कर रहा है तो ब्रोमीन पे लोन पेयर दिखाओगे। वाटर मॉलिक्यूल एज अ लोन पेयर काम कर रहा है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिखाओगे। ठीक है, ये जरूरी है लोन पेयर दिखाना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे न्यूक्लियोफाइल बनाने का। OH negative ion will attack the lone pair over the OH negative ion will attack this positive carbon, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो किस तरह का होगा, उसमें कार्बन पे एक जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा, जहाँ ब्रोमीन लगा है वहां OH लगा देते हैं ब्रोमीन को हटा के, बाकी CH3। तो इनिशियल मॉलिक्यूल में जहाँ ब्रोमीन है वो हटा के OH लगा, तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो परमानेंट टेम्परेरी डायपोल्स बने हुए हैं कार्बन और ब्रोमीन पे, ये जो एरो कर्ली एरो बना है फ्रॉम शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ब्रोमीन टू ब्रोमीन, ये जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का बनाना होना जरूरी है। ये कर्ली एरो सेकंड जरूरी है, ये एरोज नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और साथ में और क्या चीज निकलेगी, यहाँ से ब्रोमाइड आइन बाहर निकलेगा। वो बनाना नहीं है, बस आपको ये इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट और बीच में न्यूक्लियोफाइल और कर्ली एरोज बनाने थे। चलें आगे, कह रहा है 2-bromo 2-methyl propane is a tertiary bromo alkane. Yes, that we already realized कि वो tertiary bromo alkane है। Define tertiary bromo alkane। तो tertiary halogen alkane क्या होता है, जिसमें हमारे पास जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है that carbon is bonded to 3 other carbon atoms। जिस कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली 3 अल्काइल अटैच है तो दैट इज अ टर्शियरी हैलोजन एल्केन। तो कैसे लिखेंगे, कार्बन, अब अल्फा कार्बन का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अल्फा कार्बन का वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया था, कैम्ब्रिज नहीं किया था इसको। कार्बन टू विच ब्रोमीन, ठीक है। टर्शियरी ब्रोमो अल्केन को स्पेसिफिकली कह रहे हैं ना डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए मैं ब्रोमीन का वर्ड यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन से कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, कार्बन टू विच ब्रोमीन इज अटैच्ड is bonded to three other carbon atoms। देखो इंटर ट्रांजिशन स्टेट भी एक इंटरमीडिएट वो होता है जब कार्बोकैटाइन बनता है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में वी डू नॉट गेट अ कार्बोकैटाइन। उसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली अ बॉन्ड इज broken and another bond is formed, so that is not a definite intermediate, that is a transition from reactant to product। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नहीं, अल्फा कार्बन का वर्ड यूज नहीं करो प्लीज, वो हम क्लास में समझने के लिए ना जिस कार्बन की बात करते थे उसको अल्फा कार्बन कहते थे, बट उसका वर्ड यूज नहीं करो। चलें आगे बढ़े। ओके, next part is organic compound M when 2-bromo 2-methyl propane is heated with ethanolic hydroxide। अब हमारा 2-bromo 2-methyl propane तो ये हमने ऑलरेडी बनाया है ना। अब इसको सोडियम, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो हमें पता है एलिमिनेशन
एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो हैलोजन भी हट जाएगा और उसके बराबर वाले कार्बन पे से कोई हाइड्रोजन हट जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। जैसे ऊपर वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, लाइक दिस। क्लियर है? कर लोगे ये बात? ये तो मुश्किल नहीं है ना। या आप ये भी कर सकते हो, देखो ये इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना, सब एक ही स्ट्रक्चर है, बस वो देखने में डिफरेंट लग रहा है, नेमिंग सबकी सेम आनी है। तो यूं भी बना सकते हो, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, CH2 CH3 एंड CH3। हाइड्रोजन निकल गया ना, एलिमिनेशन हुई है। जिस कार्बन पे ब्रोमीन है और एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है वो निकलेगा, उसी को तो एलिमिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में वाटर बाहर निकलते हैं ना, OH और बराबर वाले कार्बन से H, यहाँ पे ब्रोमीन और बराबर वाले कार्बन से H। ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है जो हम बहुत कॉमनली भूलते भी हैं, एलिमिनेशन। क्योंकि अगर मैं यही रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तो डेट वुड बी सब्स्टिट्यूशन, और यही रिएक्शन अगर मैं इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तो डेट वुड बी एलिमिनेशन। चलें आगे। अली क्या एक्सप्लेन करना है? देखो, अगर हमारे पास कोई हैलोजन एल्केन है ना, लाइक इसको जब हम हीट करवाते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन हैलोजन लगा हुआ है और किसी एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये निकल जाता है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। जिन दो कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है हमारे सिलेबस में, बस हमें ये पता होना चाहिए कि होगा क्या और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलें आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन 2 में कह रहा है द क्लोराइड्स ऑफ सम पीरियड 3 एलिमेंट्स शोन इन टेबल 2.1। ओके, यू हैव टू tell us about the bonding of these chloride structure and oxidation state। देखो, बॉन्डिंग आयनिक होती है या कोवलेंट होती है। स्ट्रक्चर हमारे पास या तो जाइंट आयनिक होता है या सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या जाइंट कोवलेंट होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आती है, कैसे निकलती है? आइडेंटिफाई द बॉन्डिंग शोन बाय ईच क्लोराइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यूज C फॉर कोवलेंट, I फॉर आयनिक एंड M फॉर मेटालिक। बॉन्डिंग के लिए तो आपने ये लिखना है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन बाय ईच क्लोराइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्ट्रक्चर के लिए G इज फॉर जाइंट एंड S इज फॉर सिंपल। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के वैल्यू लिखनी है, तो जरा जल्दी जल्दी बताते जाओ। सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज ऑफ कोर्स आयनिक बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल है।
आयनिक बॉन्डिंग कब होती है? जब मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्डेड होता है। मेटल मींस एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 1 से लेके ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में भी दो मेटल्स होते हैं ना, टिन और लेड। व्हेन दे बॉन्ड विद एनी मेटल ऑफ ग्रुप 15 टिल ग्रुप 17 नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, AlCl3 हमारे पास, हमें पता है Al2Cl6 बनता है। और ये देखो आयनिक बॉन्डिंग भी होती है, इस पे कोवलेंट भी होती है। जब Al2Cl6 बन जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बन गया। AlCl3 बेसिकली बनाता तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन वो उस फॉर्म में रह नहीं पाता, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो डायमर बना लेता है Al2Cl6। तो AlCl3 को हम बॉन्डिंग जो है ना वो आयनिक बोलेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आयनिक बॉन्डिंग है तो जॉइंट आयनिक लैटिस, NaCl का भी जॉइंट आयनिक लैटिस। लेकिन अगर Al2Cl6 लिखा हुआ होता तो उसको फिर हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसी तरह SiCl4, सिलिकॉन और क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल्स, दे हैव कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ईच अदर एंड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। PCl5 कोवलेंट बॉन्डिंग, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बाकी फास्फोरस क्लोराइड और सल्फर क्लोराइड का तो लिख ही दिया इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट, NaCl में सोडियम will have an oxidation state of +1, AlCl3 में oxidation state of aluminium would be +3, सिलिकॉन क्लोराइड में सिलिकॉन is +4, फास्फोरस +5, और PCl5 में ना, और PCl3 में फास्फोरस इज +3, और बाकी HCl2 में फास्फोरस सल्फर शुड बी +2। निकाल लोगे ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने में? ओके, write equations for the reaction of NaCl and PCl5 with water, include state symbol in both equations। अब ये जो है ना, ये हमने याद किए हुए हैं। अगर आप प्योरिसिटी का हैंड आउट देखोगे तो उसमें जो pH3 के एलिमेंट्स हैं, their chlorides react with water, either they dissolve into water like NaCl, or some of the pH3 chlorides they hydrolysis the water। हाइड्रोलाइज करने का क्या मतलब है? they break the water molecule into H positive ions और एसिड बना लेता है। ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई हल नहीं है कि मैं बगैर याद करे आपको प्रोडक्ट बता दूं उसके क्या बनेंगे। NaCl और MgCl2 के लिए हमने ये याद किया हुआ है कि NaCl तो जब आप वाटर में डालोगे तो इट विल आयोनाइज इनटू वाटर, मतलब आयंस तो पहले ही बने हुए, इट विल जस्ट डिसोसिएट इनटू वाटर टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? NaCl सॉलिड फॉर्म में व्हेन एडेड टू वाटर it will form Na positive aqueous sign and Cl negative aqueous sign। लेकिन जब आप PCl5 को डालोगे तो PCl5 या PCl3 या HCl2 दे एक्चुअली हाइड्रोलाइज द वाटर। और जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के केस में जो सोल्यूशन का पीएच है दैट इज न्यूट्रल 7 है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम आयन थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज करते हैं तो पीएच 6.5 मिलता है। फ्रॉम मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स अल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड की तो बहुत वेल नोन फेमस इक्वेशन है ना हाइड्रोलिसिस की। इसी तरह PCl5 की भी हमें इक्वेशन याद रखनी है, ये आप खुद अपनी अकल से नहीं बना सकोगे, बेटर है कि याद करो। तो PCl5 को जब हम पानी में डालेंगे तो इट विल break down water molecule to get H positive ion out of it. So this would form H3PO4, phosphoric acid and hydrochloric acid। दोनों एसिड हैं तो स्टेट सिंबल एक्वस होगा ऑफ कोर्स। वाटर इज लिक्विड। इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो बैलेंसिंग के लिए विल गेट 4 मोल ऑफ वाटर एंड 5 मोल ऑफ HCl। हाँ, NaCl के साथ भी H2O। असल में आगे जो है ना, हमने वाटर को इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल को कुछ चेंज नहीं आया है, फर्क नहीं। तो राइट साइड पे अगर आप पूछोगे फिर बैलेंस करने के लिए वाटर को क्या लिखेंगे, तो फिर आपको फिर NaCl ये लिखने के बाद ना यहाँ पे H2O भी लिखना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी इक्वेशन, ऐसा नॉर्म नहीं है लिखने का सॉल्युबल सॉल्ट की इक्वेशन को लिखने का, सही है। और अगर आपने NaCl को पानी में डाला है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा ना, सोडियम ऑक्साइड बनेगा।
मेटल को जब आप पानी में डालते हो तब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। दिस इज नॉट अ सोडियम मेटल, ये सोडियम क्लोराइड है। सही है। और ये मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाओगे ना इन इक्वेशंस को बनाने के लिए तो आपको मुश्किल होगी। PCl5 की क्या दिमाग लगा के बनाओगे? नहीं ना। आपको याद रखनी है। और बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखो। कहाँ से याद रखोगे? प्रोडिसिटी टेबल, प्रोडिसिटी का हैंडआउट जो है, जिनके पास नहीं है बता देना, भेज दूंगा। प्रोडिसिटी के हैंडआउट में पीरियड 3 एलिमेंट्स के सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, उनकी क्लोराइड की प्रॉपर्टीज, ये सब लिखा हुआ था कि कौन सा जॉइंट आयनिक है, कौन सा सिंपल मॉलिक्यूलर है, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उनके केमिकल रिएक्शंस विद देयर इक्वेशंस लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। और कोई हल नहीं है हमारे पास। चले आगे बढ़े। अच्छा, इसमें क्या रहा है? इन द गैस फेज AlCl3 एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम विद Al2Cl6 एज शोन। अब AlCl3 और Al2Cl6 का बनना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन Al2Cl6। अब Al2Cl6 एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो कि डायमराइजेशन के बाद बनता है, वो उसमें हमने ये देखा है कि इसमें डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। देखो इसकी बॉन्डिंग यूजुअली हम लोग यूं बनाते हैं ना, जैसे दो एल्यूमिनियम के एटम है और इसके साथ क्लोरीन एटम्स बॉन्डेड है लाइक दिस। तो क्लोरीन से एल्यूमिनियम की तरफ डेटिव बॉन्ड बनता है। अब इन्होंने जो है ना वो ऑर्बिटल्स बनाए हुए, शेल्स बनाए हुए, तो आपको भी शेल्स बनाने होंगे। तो एल्यूमिनियम के बराबर में एक एल्यूमिनियम का एटम बनाना पड़ेगा लाइक दिस। अच्छा, क्लोरीन इसके साथ भी देखो, पहले वाले एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन लगेंगे और जो तीसरा क्लोरीन है ना, जो कि बराबर वाले एल्यूमिनियम के साथ डेटिव बॉन्ड भी बना रहा है, तो उसका जो शेल है या ऑर्बिटल है वो हमें ओवरलैपिंग ऑर्बिटल दिखाना पड़ेगा दोनों एल्यूमिनियम एटम के साथ। और जो सेकंड एल्यूमिनियम एटम राइट साइड पर है उसके साथ भी 2 क्लोरीन होंगे उसके अपने, और एक तीसरा क्लोरीन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के साथ दिखाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लियरली उसने डॉट से बनाए हुए, एल्यूमिनियम के क्रॉस से बने हुए। तो बाकी जो नीचे क्लोरीन है उसके भी, उसका तो डेटिव बॉन्ड नहीं है ना, तो उसके लोन पेयर बनाओ। हाँ, जो तीसरा वाला क्लोरीन है ना उसका अपने एल्यूमिनियम के साथ एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो दूसरा वाला एल्यूमिनियम है उसके साथ उसने एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड आपको किस तरह से शो करना है? लाइक दिस। देख रहे हो, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो किया, दिस शो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बाकी लोन पेयर तो इसमें भी टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इधर आई ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो जो दूसरा क्लोरीन है जो ओवरलैप कर रहा है दोनों को, उसमें अपने एल्यूमिनियम के साथ तो इसने डॉट एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, और लेफ्ट वाले एल्यूमिनियम के साथ इसने डेटिव बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका डेटिव बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शो करें। क्लियर है बात? State the effect of an increase in temperature on the equilibrium mixture in equation 1. Explain your answer. देखो, this is an exothermic reaction in forward direction. If you in, अब अभी आपको पता है ना factors affecting position of equilibrium. Let's say if our reaction is exothermic in forward direction, या तो वो exothermic होगा या endothermic होगा, तो changing temperature will shift the position of equilibrium. If your reaction is
endothermic in forward direction. And if you are increasing the temperature, it means the position of equilibrium will shift towards right hand side. More product is formed. But decreasing the temperature will shift the position of equilibrium toward left hand side. एक्सोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और डिक्रीज करने पे राइट हैंड साइड पे. So right now our reaction is exothermic in the forward direction and he is saying the effect of increase in temperature. Temperature increase करने से the position of equilibrium will shift toward left hand side. Reaction is exothermic, so equilibrium shifts towards left hand side. चलें आगे. Next is a 3 gram sample of a PH3 chloride is heated to 500 Kelvin in a sealed flask. At this temperature, the chloride is a gas of volume 250 centimeter cube. Volume given है, which is 250 centimeter cube. Pressure given है, which is 323 kilopascal. And he's saying use the ideal gas equation, which is PV is equals to nRT, to calculate the molecular mass MR of the PH3 chloride. तो n की जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं मास ओवर mr. यहाँ से mr निकाल लेंगे. प्रेशर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने वो पैस्कल्स में रखना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. वॉल्यूम हम रखते हैं मीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्सपोनेंट -6, राइट. ये कन्वर्जन याद रखनी है. 1 मीटर क्यूब हैज 1000 डेसीमीटर क्यूब. Similarly, 1 meter cube has 1 exponent 6 centimeter cube. So if you need to go from centimeter cube to meter cube, you have to divide centimeter cube by 1 exponent 6 या multiply by 1 exponent -6. ये कन्वर्जन याद रखना जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो PV is equals to nRT वाली इक्वेशन है, इसमें आपको वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में ही रखना है. 250 एक्सपोनेंट -6 मीटर क्यूब. प्रेशर पैस्कल्स में ही रखना है. अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी गिवन है क्वेश्चन में तो मेक श्योर यू कन्वर्ट इट इनटू पैस्कल्स बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 101 किलो पास्कल या 101 एक्सपोनेंट 3 पैस्कल्स. ये कन्वर्जन भी याद रखना. और अगर टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में तो टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में बाय एडिंग 273 टू इट. So temperature you have to put it into kelvins, pressure in pascals and volume in meter cube. अच्छा, टेम्परेचर 500 केल्विन जो कि केल्विन में ही गिवन है तो वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. मास आपको गिवन है 3.3 ग्राम और वैल्यू ऑफ आर डाटा बुकलेट के फर्स्ट पेज से मिल जाएगी. क्वेश्चन पेपर के साथ लगी हुई होगी. दैट इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. निकाल लोगे यहाँ से मास की वैल्यू या निकाल के दूं? मास को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा PV ओवर RT इंटू MR. प्रेशर इज 323 एक्सपोनेंट 3. वॉल्यूम इज 250 एक्सपोनेंट -6. R is 8.31 and temperature is 500 Kelvin. क्या बना आंसर? अच्छा सॉरी, मास तो गिवन है, MR निकालना है.
ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रुको। एम आर निकालना है, सॉरी। मास आर टी डिवाइडेड बाय पीवी। मास है 3.3 ग्राम, आर इज 8.31, टेम्परेचर इज 500 डिवाइडेड बाय प्रेशर इज 323 एक्सपोनेंट 3, और वॉल्यूम है 250 एक्सपोनेंट -6। आंसर बता दो जल्दी से, 170 आ रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि PH3 क्लोराइड कौन सी है ये? तो PH3 क्लोराइड हमारे पास भाई NaCl है, और MgCl2 है, फिर AlCl3 है, या Al2Cl6 भी होता है, फिर SiCl4 है, फिर PCl5 है, फिर PCl3 है। तो इन सबके एमआर निकाल निकाल के देख लो किसका बन रहा है 170 बस। मास 3.3 है एक्चुअली, तो मैंने 3 लिख दिया। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके। अच्छा, एन एक्सेस ऑफ क्लोराइड इज एडेड टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की बात चल रही है ग्रुप 17 से। तो ब्रोमीन जो है वो इट इज द लेस रिएक्टिव हैलोजन, तो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना वो। तो आपका इसमें क्या होगा? नो चेंज। बिकॉज ब्रोमीन इज अ लेस रिएक्टिव halogen than chlorine. Hence, cannot oxidize chloride ions. अच्छा, HCl2 has an MR of 103 and is a liquid at room temperature. SBr2 has an MR of 191.9 and is a gas at room temperature. Explain the difference in the physical state of HCl2 and SBr2. Give your answer in terms of intermolecular forces. अच्छा, HCl2 को वो लिक्विड कह रहा है और SBr2 को वो गैस कह रहा है, तो इट मींस HCl2 का हाई मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स, और SBr2 का लो मेल्टिंग पॉइंट है। अगर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो SBr2 के पास ज्यादा है, ब्रोमीन के पास ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस तो SBr2 के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और चल रही है। यहाँ पे जो है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस के अलावा भी जो फोर्सेस इन प्ले हैं वो है परमानेंट डायपोल्स, because chlorine is more electronegative than bromine. So two molecules of HCl3 are more strongly attracted to each other due to stronger permanent dipoles over chlorine and sulfur, right? और SBr के जो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है सल्फर एंड ब्रोमीन का, ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि उसका साइज बड़ा है ना, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है उसमें। तो इसमें क्या लिखोगे?
sulfur chlorine bond is more polar than sulfur bromine bond, as chlorine is more electronegative than bromine. So permanent dipole, डायपोल भी कह सकते हैं, परमानेंट डायपोल भी कहते हैं, एक ही बार लिख दो उसको। परमानेंट डायपोल attractions between HCl2 molecules are more stronger. क्लियर है, आगे बढ़े। बॉन्डिंग इन बिस्मथ मेटल, मेटालिक बॉन्डिंग बनानी है। आई होप आप लोग बना सकते हो। स्किप कर दूं, आगे कर लोगे खुद ही। आगे कह रहा है बिस्मथ रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म BiCl3. BiCl3 is a solid at room temperature. It melts when heated gently. BiCl3 reacts vigorously with water at room temperature to form an acidic solution. अब ये देखो दोबारा वही बात हो रही है कि ये वाली जो क्लोराइड है, दिस इज नॉट अ pH3 क्लोराइड, pH2 का है ना बिस्मथ, लेकिन वो वाटर को एसिडिक कर रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहा है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर तभी होता है जब ये जो इनकी क्लोराइड की बॉन्डिंग हो ये कोवेलेंट हो। जैसे सोडियम क्लोराइड तो नहीं कर रहा था ना, अभी सल्फर क्लोराइड करता है, फास्फोरस क्लोराइड करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड करता है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग कोवेलेंट आ रही होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करो सजेस्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो इट इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग। और स्ट्रक्चर कौन सा होता है उन क्लोराइड्स का जो कि वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं? आज सिंपल मॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्डिंग विद सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और किन दो रीजंस की वजह से? कि लो मेल्टिंग पॉइंट है एक, तो इजिली रूम टेम्परेचर पे आपने सॉलिड तो है, हीट करा तो इजिली मेल्ट हो गया, मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर, अच्छा इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग हम इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज it is hydrolyzed and simple molecular structure because it has low melting point. कोवेलेंट इसलिए क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर पे। चलें आगे बढ़े। ये यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग बना लेना। आई ऑफ मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय C of delocalized इलेक्ट्रॉन। तो गलत नहीं करना। एक क्वेश्चन और होगा इसमें, काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो आई थिंक 3 तक ही होंगे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन 3 इज अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग केमिकल टेस्ट एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल टेक्निक में हमने एएस में तो दो ही पढ़ी है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेबल 3.1 shows the 4 pairs of organic compounds
अब आपको ये बताना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिजल्ट बताना है, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ केमिकल टेस्ट ऑन आइडेंटिफाइड कंपाउंड, तो कौन सा रीजन डालेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा वो बताना है। तो पहला वाला A1 पहले क्या है, एल्डिहाइड है ना, COOH, और दूसरा A2 जो है वो कीटोन है, प्रोपानोन, दिस इज प्रोपेनल और प्रोपानोन। तो हम किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करेंगे, कह रहा है कि शोज 4 पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा नीचे क्या बोला हुआ है ये पढ़ लेते हैं पहले ना, और जल्दबाजी कर दी। कंप्लीट टेबल 3.1, identify a region which can distinguish between the compounds in each pair, give the positive result of the chemical test and the identify which compound shows this result, use a different region for each test। okay, A1 and A2 are अच्छा पहले ये वन पार्ट करते हैं, you have to distinguish between both of these compounds A1 and A2, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो हमें पता है टॉलेंस रीजन यूज करेंगे या फैलिंग सोल्यूशन यूज करेंगे, तो वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होता है और कीटोन के लिए पॉजिटिव नहीं होता। तो लाइक यूजिंग टॉलेंस रीजन, टॉलेंस रीजन का अगर आप वो लिखना चाहो फॉर्मूला के होता है क्या है, तो वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिया प्लस AgNO3, टॉलेंस भी लिख दो तो काफी है। पॉजिटिव रिजल्ट किसके साथ होगा, A1 के साथ होगा, A1, और पॉजिटिव रिजल्ट में क्या है, गिव्स सिल्वर मिरर। ठीक है आगे बढ़े। अच्छा दूसरा है आपके पास B1 में एल्डिहाइड है, B2 भी जो है कीटोन है। तो सेम ही आ गया ना, एक कंप्लीट द टेबल 3.1, आइडेंटिफाई अ रीजन which can distinguish between compounds in each pair, give the positive result test and identify which compound shows the result। अच्छा सॉरी, B1 भी कीटोन है और आपका B2 भी कीटोन है, देखो यहाँ भी कार्बन है ना, कार्बन 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 बोथ है कीटोन। तो दोनों कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, देखो इसमें ना वो ट्राइआयोडोमिथेन टेस्ट लगेगा, जिस कार्बन पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वाला, उसके साथ अगर सिर्फ CH3 लगा हुआ है तो आयोडोमिथेन टेस्ट पॉजिटिव होता है पहले वाले B1 में। लेकिन B2 में जिस कार्बन के साथ कार्बोनाइल लगा हुआ है उसके साथ डायरेक्टली CH3 तो अटैच नहीं है ना कोई, तो यहाँ पे आयोडोमिथेन टेस्ट नेगेटिव होगा, इसके साथ हम करेंगे आयोडोमिथेन टेस्ट। अच्छा हमें टेस्ट का नाम नहीं लिखना, हमें रीजन लिखना है। तो रीजन क्या होता है आयोडोमिथेन टेस्ट का, एल्कलाइन एक्वस आयोडीन, एल्कलाइन एक्वस आयोडीन, और वो येलो पीपीटी देगी विथ B1। 2,4-DNPH तो दोनों में रेड पीपीटी दे देगा ना, तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे 2,4-DNPH से। चलो C1 और C2 को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, C1, अच्छा ये C का बता रहे थे, देखो ये ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट है, ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट कहते हैं इसको। C1 जो है वो कीटोन है, C2 जो है वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये एस्टर है। तो कीटोन और एस्टर को हाँ इसमें 2,4-DNPH कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर एस्टर के साथ तो पॉजिटिव नहीं देगा, ये पॉजिटिव देगा आपका ऑरेंज पीपीटी देगा, ऑरेंज पीपीटी देता है, या ये येलो पीपीटी भी लिख सकते हो।
with C1। डी में हमारे पास दोनों कंपाउंड पे एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसके साथ OH लगा हुआ है और दूसरे पे भी OH लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ना डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, एक्वस ब्रोमीन डालो, तो D2 में ब्रोमीन Br2 विल डीकलराइज। डीकलराइज का मतलब क्या है कि वो ऑरेंज से कलरलेस हो जाएगी, ऑरेंज टू कलरलेस। कौन से वाले में होगी, D2 में होगी। अच्छा खासे मार्क्स का टेबल दे दिया इसने, मैं कल 2-2 मार्क्स के हिसाब से 8 मार्क्स का टोटल टेबल बन गया। चले आगे, समझ आई ये बात सबको। A1 and A2 are structure isomers. A1 is aldehyde which is propanol and A2 is ketone which is propanone. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसी डेफिनेशन है, लिख लेना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी याद रखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी याद रखो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। अच्छा हाँ, उसने पूछा था कि B2 का सिस्टमैटिक नेम बताना है। B2 इज कीटोन। इसकी नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, दोनों केसेस में थर्ड कार्बन पे कार्बोनाइल आएगा। तो दिस इज पेंट 3 ओन, मतलब पेंटेन 3 ओन या पेंट 3 ओन कह सकते हैं इसके। पेंटेन 3 ओन। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D1। ज्यादा ही आसान क्वेश्चन बना दिया। D1 में आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, कार्बन 1 2 3 4 और 4 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स है टोटल। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 6 7 8 9 10 टोटल हाइड्रोजन बन रहे हैं और 1 ऑक्सीजन। माविन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछ रहे हो। D2 forms a polymer Z when heated gently. Identify the type of polymer that forms from D2। अब D2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो ये पॉलीमर क्या बनाएगा, एडिशन पॉलीमर बना लेगा, क्योंकि आपस में ही और तो कुछ नहीं डाला है ना, उसमें अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डालते तो वो डायॉल तो नहीं है ना, एक साइड से एस्टर बना लेगा लेकिन पॉलीएस्टर नहीं बना सकता। दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा सेक्शन भी बनाना है रिपीटेड यूनिट। ये है D2। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके राइट और लेफ्ट पे कुछ ना लिखो। इसके जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो दो हाइड्रोजन है, सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक नीचे हाइड्रोजन और बाकी ऊपर वी हैव 2 CH2 OH। इसका रिपीट यूनिट बनाना है, तो इसमें से डबल बॉन्ड हटा दोगे तो वो खुद ही एडिशन पॉलीमर बन जाएगा लाइक दिस।
एक रिपीट यूनिट बनाना है ना, दैट्स इट। तो फिर एक ही मोनोमर का बस डबल बॉन्ड हटा के बस एक ही मोनोमर शो कर दो और कंटिन्यूटी बॉन्ड शो कर दो, ये हटा दो। आया स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, आया स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है तो वो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, साथ पढ़ लेना। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। E react with cold dilute acidified KMnO4 to form a single compound F with MR 154.9। अब कोल्ड KMnO4 के साथ डायोल बनता है, हमें ये पता है। और E में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, 3.1 shows the infrared spectrum E and infrared spectrum F। दो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, एक ई का दिया हुआ है और एक एफ का दिया हुआ है। एफ के अंदर हमें पता है कि डायोल बन चुका हुआ है, कोल्ड KMnO4 डाला है तो OH फंक्शनल ग्रुप आ गया है। और ई के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तभी जो एफ डायोल बना है। तो ई के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक पीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मिल रही होगी और एफ में OH की पीक मिल रही होगी। और ये जो हमारे पास पैटर्न बनता है जो एफ में बना हुआ है, जिसमें ये ब्रॉड नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो ये तो होता ही OH का है जो कि अल्कोहल के साथ होता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एब्जॉर्प्शन रेंजेस दी हुई हैं और कह रहा है both spectra show absorption between 2850 and 2950 owing to carbon hydrogen bond in each molecule। सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों मॉलिक्यूल्स में है ना, तो उनकी तो एब्जॉर्प्शंस आएंगी। कह रहा है यूज टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ टेबल 3.2 आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओनली इन ई। वैसे तो रिएक्शन से भी समझ आ गया, लेकिन अगर मैं ई का ग्राफ देखूं तो ई के ग्राफ में देखो, ये जितनी भी उसने ना एक चीज बोली है कि हमारे पास जो वैल्यू एब्जॉर्प्शन आ रही हैं फ्रॉम 2850 टिल 2950, ये ऑब्जॉर्प्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। 2850 से 2950 मतलब तकरीबन 3000 से पहले पहले जितनी भी एब्जॉर्प्शन है ना, ये सारी पीक जो है वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये तो सॉरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये तो दोनों हर हाइड्रोकार्बन में होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि बाकी जो पीक्स है ना, अगर मैं इसमें देखूं तो फिर ये वाली पीक है 3000 से बाद जो है। अब ये पीक किसकी वजह से आ रही है, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो 3000 या 3100, 3200, तो 3000 से 3300 400 के बीच में आ रही है पीक। तो ये किस चीज की पीक होगी, ये फंक्शनल ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है बस। और इसके अलावा हमारे पास एक पीक और भी इसमें आ रही है, देखो 2850 और 2950 को हटा के ना, तब 2800 2900 इनको हटा के ये भी एक पीक देखो हमारे पास अलग आ रही है। ये जो 2500 से 3000 वाली पीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन की है, ये मैंने उधर लिख दिया। एक पीक यहाँ भी आ रही है 1000 या 1100 के बीच में। टेबल में 1100 के बीच में हमारे पास देखो 1000 से 1100 और उसके आसपास की पीक अगर मैं देखूं, चला गया, तो ई में एक पीक यहाँ भी लेंगे, ये है 1400। एक 1400 पे देखो, एक 1100 पे देखो और एक पीक यहाँ देखेंगे इसमें। अच्छा मैंने ना, अच्छा इधर देख रहे थे, सॉरी, पहले ई देख रहे हैं, मुझे ऊपर नीचे करने के चक्कर में ना इसको, रुको एक मिनट। देखो भाई 2850 2950 वाली पीक तो हम छोड़ देंगे,
उसके बाद हमारे पास एक पीक ये बन रही है यहाँ पे ई में, और इसके अलावा कुछ पीक यहाँ पे बन रही है सारी। 1500 के बाद 1600 पे बन रही है, और 1200 पे बन रही है। वैसे मुझे पता तो चल चुका है कि ये ई में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मैं बस इसको ना इससे कंफर्म करना चाहता था। तो यहाँ पे जो 1500 वाली पीक्स आ रही है ना, ये 1500 और 1600 के बीच वाली पीक, ये वाली पीक जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, देखो। अच्छा, अब फिर अब ये जो ऊपर हमारे पास ये आ रही है ना, ये वीक पीक आ रही है जो ऊपर खत्म हो जाती है ना पीक, इसको वीक पीक कहते हैं। इसको जो है ना हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, और कंसिडर ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये नीचे तक नहीं आ रही है एब्जॉर्प्शन, या इसमें रेसमिटेंस बहुत कम है। एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं ट्रांसमिटेंस, सॉरी ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन बहुत कम है इसमें। तो दिस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जो नीचे वाला है उसमें देखो, एक तो क्लियर कट पीक यहाँ पे आ रही है ना, जो 3000 से आगे है, 3400 के आसपास है। तो वो OH की वजह से आ रही है, जो अल्कोहल का है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, डायोल बना था ना 3200 से 3650 के बीच में, ये वाली थी, क्योंकि OH को शो कर रही है अल्कोहल के। ये हम करेंगे कमिंग ट्यूसडे को ना IR स्पेक्ट्रम के और क्वेश्चंस अलग से, तो उसमें और देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या रहता है, एक्सप्लेन योर आंसर रेफरिंग टू ओनली टू अब्जॉर्प्शन एट फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 1500। तो 1500 से ऊपर हमारे पास एक इसमें एब्जॉर्प्शन आ रही थी, एब्जॉर्प्शन विद इन, जो डाटा बुकलेट जो टेबल लगा हुआ है, 1500 से 1680 पर सेंटीमीटर वेव नंबर दिया हुआ था उसका। ये वाली कह रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली। और किस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। और इसमें हमारे पास अल्कोहल या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन आ रही है वो आ रही है एब्जॉर्प्शन विद इन 3200 से 3650 पर सेंटीमीटर। ये F में आ रहा है, और ऊपर वाला E में आ रहा था। चले आगे बस खत्म करें इसको, फिनिश ही हो रहा है तकरीबन। द मास स्पेक्ट्रम E shows a molecular ion peak of M+2 of approximately equal abundance at mass to charge ratio 120 and 122. Reduce the relative molecular mass of E। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास M पीक और M+2 पीक तब आती है जब कोई हेलोजन होता है। तो इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ ई बताना है। अब ये जो ई का मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें नहीं पता कितने, तो बताया हुआ होगा कहीं पर, हाँ ये रहा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ई हैज 3 कार्बन एटम्स, यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, और M+2 पी ये सजेस्ट कर रहा है कि ये किसी हेलोजन की वजह से। तो 3 कार्बन एटम, तो अगर मैं भी कंपाउंड बनाता हूँ, और ई में उसने मुझे ये भी कहा हुआ है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। इसका जो एम पीक मैं बना रहा हूँ, तो उसमें जो मैं हेलोजन लूंगा, अगर वो मैं क्लोरीन ले लूं, या फिर इसका जो M+2 होगा उसमें एक हेलोजन हम पे ब्रोमीन क्लोरीन का 37 वाला मास ले लेंगे। लेकिन क्या ये वाकई में क्लोरीन है या नहीं, ये देखने के लिए हमें मास निकाल के देखना पड़ेगा। क्या पता ये क्लोरीन ना हो, ब्रोमीन हो।
तो अगर ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के दोनों मास रख रख के देख सकते हैं, ये 79 होता है और एक का 81 होता है। तो बहरहाल हमें तो अभी पहले पार्ट में तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास बताना है ना, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इक्वल अबंडेंस। अच्छा, इक्वल अबंडेंस कब आती है, जब कौन से आइसोटोप हो, हमने क्लोरीन के आइसोटोप्स में देखा 3:1 का रेशियो है, तो इक्वल अबंडेंस तो नहीं हो सकती, 75-25 होती है। इक्वल अबंडेंस होती है ब्रोमीन के केस में 1:1, 50-50% होता है ना। तो मतलब ये एक तो ब्रोमीन है हमारे पास, ये क्लोरीन वाले नहीं है। और दूसरी बात, वो आपसे कह रहा है कि M+2 पीक shows molecular ion N+2 peak approximately 120 and 122। तो जो M पीक है वही तो उसका मोलिकुलर मास होता है ना, लेकिन एक आइसोटोप इसमें 79 वाला होगा और एक 81 वाला होगा। हमें तो रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है ना। रिलेटिव मोलिकुलर मास का मतलब है एवरेज निकालना पड़ेगा दोनों का। जैसे ब्रोमीन का जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो इसमें डिफरेंस क्या है, ब्रोमीन का ही डिफरेंस है ना, 79 और 81। बाकी पीछे जो है सारा 120 वाला पार्ट जो है वो बाकी हाइड्रोकार्बन की वजह से होगा। तो 120 और 122 का डायरेक्ट एवरेज निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 121। ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, 50-50% है। अगर क्लोरीन होता तो फिर मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं करता। 120 का मैं 75% ले रहा होता और 122 का मैं 25% ले रहा होता अगर तो क्लोरीन होते दोनों। अगर ब्रोमीन है तो दोनों का 50-50% लिया, मतलब 120 इंटू 50 और 121 इंटू 50%, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 121। क्लियर है, आगे बढ़े। ऐसे पता चला क्लोरीन है क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है कि जो एम मॉलिक्यूलर आयन पीक है, एम पीक और M+2 पीक है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल अबंडेंस में है। इक्वल अबंडेंस का मतलब इक्वल पीक्स। इक्वल पीक्स कब बनेंगी, जब ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स होंगे ना, तो ब्रोमीन 1:1 के रेशियो में होता है, क्लोरीन का तो 3:1 का रेशियो होता है ना, 75-25। तो उनकी पीक्स इक्वल हाइट की नहीं बनती है कभी भी। सही है जैद। use the information in 3C to suggest the structure of E। स्ट्रक्चर ऑफ ई तो हमने ऊपर ऑलरेडी बना ही रहते हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दो, इसके साथ दो हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रम में हमने कंफर्म कर दिया कि डबल बॉन्ड है। इसका एमआर निकालो, 3 × 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास अगर 79 ले तो ये 120 बनना चाहिए। मॉलिक्यूलर आयन पीक इसकी बन रही है। आगे बढ़े। Complete the equation of reaction E with cold dilute acidified KMnO4, okay, to form F। ओके, तो E डायोल बना था ना हमारे पास। E जो है उसमें देखो 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है। और डबल बॉन्ड खत्म होगा तो कार्बन तो उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन भी उतने ही रहेंगे, C3। दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे OH की वजह से ना, तो OH अगर मैं अलग से करके लिखूं ना, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो OH अलग से नहीं लिखेंगे बल्कि मिला के ही लिख देते हैं ना। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, देखो कार्बन 3, हाइड्रोजन 5 से हो जाएंगे 7, क्योंकि दो हाइड्रोजन OH के साथ भी आएंगे, ब्रोमीन वैसे ही, और दो ऑक्सीजन आ जाएंगे OH के, मतलब ये डायोल बन गया है। तो ये चीज बन गई है। आगे कह रहा है C2 कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग A1। A1 इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड C2 इज एन एस्टर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज अ प्रोपानोइक एसिड। और ये जो एस्टर बना है इसमें
ये जो पार्ट आया है वो प्रोपेनोइक एसिड से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, और आगे वाला जो पार्ट है वो अल्कोहल से आ रहा है, जो कि 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल है, विच शुड बी प्रोपानोल। आगे कह रहा है डिवाइस अ मल्टी स्टेप सिंथेटिक रूट टू फॉर्म C2 फ्रॉम A1। अच्छा, A1 इज नॉट अ प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी, इट इज एल्डिहाइड, ये प्रोपानल है। पहले प्रोपानल से हम प्रोपानोइक एसिड बनाएंगे और फिर उसको C2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसलिए कह रहा है कि रूट बताओ कि किस तरह से करेंगे फॉर 3 मार्क्स। देखो हमें जो है ना प्रोडक्ट में जो एस्टर बना हुआ है वो प्रोपाइल प्रोपनोएट है, तो मुझे प्रोपनोइक एसिड बनाना है और प्रोपनोल बनाना है, लेकिन बनाना किससे? सिर्फ प्रोपनल से। तो प्रोपनल से मैं प्रोपनोइक एसिड कैसे बना सकता हूँ भाई? इसको ऑक्सीडाइज करो, और ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया और हीट करो। फर्स्ट पोर्शन में डाल के एक पोर्शन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा प्रोपेनल डालो, हीट करो, तो वो जो प्रोपेनल है वो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या बना लेगा? प्रोपेनोइक एसिड। हो जाएगा C2H5COOH। अब एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनता है? ये तो ऑक्सीडेशन है ना। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने का तरीका क्या है? रिडक्शन। प्रोपेनल से प्रोपेनॉल किस तरह से बनाओगे? आप उसकी रिडक्शन कर दोगे बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 या LiAlH4 लिया था ना, उसके साथ डाल के उसको हीट करो, तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। 1 2 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल बन जाएगा ये OH, विच इज C3H7OH, प्रोपेनॉल। तो इन दोनों को, जो प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड बना है, रिएक्ट कराओगे, एस्टर बन जाएगा। इसके स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, बाद में आराम से देख लेना इसकी मार्किंग की। डिवाइड A into 2 portions। फर्स्ट पोर्शन, add acidified aqueous potassium dichromate 7 and heat to form propanoic acid, which is C2H5COOH। Second portion, add NaBH4 या LiAlH4 reducing agent and heat to convert propanol to propane 1-ol। अल्कोहल बना लिया। फिर हीट प्रोपेनोइक एसिड and propane 1-ol with H2SO4 as a catalyst। तो आपको एस्टर मिल जाएगा C जो बना हुआ है प्रोडक्ट।
ठीक है जी। चलो खत्म हो गया है पेपर, जा सकते हो अभी आप। ये पेपर मैं आपको आराम से ना रात में सेंड कर दूंगा।